ये तो विपक्ष के नेता के बयान है, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर तो एक तांडव मचा हुआ है, उसकी मैं बात ही नहीं करती। जो बहुत से लोग हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो लिख रहे हैं देखिए नेपाल में हो गया। जिम्मेदार पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि देखिए यहां पर भी तानाशाही है, यही हाल होगा। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आप चाहते हैं आपके देश में ऐसा हो? आप चाहेंगे आपके देश में ऐसा हो? अब आप सही आई, अब आप सही जगह पे आई, क्योंकि सर मैं तो सही जगह पर ही खड़ी थी। स्टेटमेंट में इस देश के आपकी नजर शायद सर थोड़ी कमजोर हो गई। सुचरिता जी सुनिए तो। नहीं, मेरी नजर बिल्कुल सही है और मेरे कान भी बिल्कुल सही हैं। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस देश के लगभग 50 करोड़ प्रोफेसर आगे किया था जिन्होंने इस देश के विपक्ष को वोट दिया था। अब सुनिए, अब सुनिए, अब पूरी बात तो होने दीजिए सुचारिता जी। हाँ बोले। मेजर जीडी बख्शी साहब और हर्षवर्धन जी की मैं एक एक बात का जवाब जरूर दूंगा। जीडी बख्शी साहब की मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी की बात का जवाब दे दूं। हर्षवर्धन जी ने कहा, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कि छात्र जो होते हैं वो अराजक होते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा ओम प्रकाश राजभर कह सकते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पार्टनर हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष नहीं कह सकती। छात्रों को अराजक हर्षवर्धन जी कह सकते हैं, ना तो मैं बोल सकता हूं और ना हमारे विवेक भाई बोल सकते हैं। मेजर जीडी बख्शी साहब की मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। जीडी बख्शी साहब, मैंने माना, मैं आपसे पहले मैं ये मानता हूं कि ये देश इस दुनिया का महान देश है, सबसे महान देश है। और आप जो बोल रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यस, लेकिन जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेपाल में है, लगभग वही भारत में भी है बख्शी साहब। और मैं आपको बताऊं, स्टेट ऑफ इंडिया वर्किंग रिपोर्ट 2023 के हिसाब से इस देश के आपको एक बात बताती हूं फराज साहब, 3% ऑफ द नहीं मैं भी आपको एक बात बताती हूं। हर्षवर्धन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सुनिए मेरी बात। जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, ये आप ही की पार्टी के नेता हैं सर, आईपी सिंह। तो मुझे ये बता दीजिए, मैं फिर आपसे पूछ लेती हूं, आप ही की पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं तो बच नहीं सकते सर आप, ये कहकर कि इस देश के जिम्मेदारी तो हर किसी की है, मेरी भी है, हर्षवर्धन जी की भी है, आपकी भी है। आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान देंगे और तस्वीरें डालेंगे और कहेंगे भारत में भी, किसी भी देश में ये हो सकता है। ऐसा लग रहा है जाप कर रहे हैं कि कब हो। मुझे इससे दिक्कत है और मुझे लगता है आपको भी होनी चाहिए। मुझे ये, मैं आपकी स्पष्ट बात आपसे कह रही हूं। एक बार प्रोफेसर रागी के पास जाऊंगी सर, क्योंकि प्रोफेसर धीमान भी वेट कर रहे हैं और प्रोफेसर संगीत रागी भी वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, अच्छा हर्षवर्धन जी बोल लीजिए, आपको जवाब जल्दी से दीजिए जवाब, फिर मैं। फराज किदवई जी की आदत है नाम लेकर झूठ बोलते हैं, और मैं कहूंगा कि मैंने जो बोला है शो पर दर्शक ध्यान से फिर से सुने। मैंने कहा छात्र आंदोलन भी करते हैं, तोड़फोड़ भी कई बार होती है, लेकिन छात्र इस तरह की अराजकता नहीं करते हैं जो वहां दिखा। ये कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं जो हिंसा करते हैं, और ये झूठ बोलने के लिए फराज किदवई को माफी मांगनी चाहिए। ये मेरे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि कई बार जब समाज असभ्य हो जाता है तो थोड़ी बहुत अराजकता उन्हें सभ्य करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन ये जो अराजकता, ये जो हिंसा है, ये छात्र कभी नहीं करता और एबीवीपी तो कभी नहीं करता। ये कम्युनिस्ट संगठन करते हैं। नहीं सर, संगठनों की आदत होती है हिंसा की। ये गोली को क्रांति जो है इनके लिए बंदूक की गोली से निकलती है, कम्युनिस्टों का ये आइडिया होता है। ये साफ साफ सुनिए पहले। हर्षवर्धन जी सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी मिसकोट किया है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में वो बात नहीं कही जो उन्होंने कहा। तो मैं चाहूंगी ये शो अपलोड होगा, उसके बाद आप उसको सुने मैंने क्या कहा है, ठीक है ना फराज जी? स्पेशली आपके लिए कह रही हूँ, प्लीज उसे सुनिएगा। और अगर मैंने कहा हो कि देश का विपक्ष देश के खिलाफ है, जो बात आपने मुझे कोट किया, तो प्लीज मैं पहले से ही माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मिसकोट करना सर शो के अंदर, ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। एक मिनट, अब मैं प्रोफेसर रागी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं। मैंने अभी छात्र विंग के जिस नेता से बात की सर, उन्होंने खुद कर कहा कि ये घुसपैठ थी, एक मास्टरमाइंड था, मौके का फायदा उठाया गया। मेरी चिंता यह है कि इस देश ने एक शाहीन बाग देखा है, हमने एक किसान आंदोलन भी देखा है, उसमें किस तरह अगर वहां से कोई मैं ये बात कहती हूँ कि अगर किसी तरह की कोई गोली पुलिस की तरफ से चल जाती या किसी तरह की कोई हिंसा भड़क जाती तो फिर स्थिति क्या हो सकती थी। वो कोशिश बार बार भारत में होती है। देखिए सुचरिता,
मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वाकई वो दोनों प्रयोग ही थे जी। और भारत की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए। देखिए, एक बात तो तय मानिए, दुनिया की कोई बड़ी ताकत आज के दिन में नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने देखना नहीं चाहती है, और वो इसलिए नहीं बनाए रख रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं जो अपना पैर अंगद की तरह जमा करके बैठ जाते हैं ट्रंप के सामने, तुमको जो करना है कर लो। यदि ये मनमोहन सिंह की सरकार होती और कांग्रेस के गांधी परिवार की सरकार होती तो पता नहीं ये देश कहाँ बिक गया होता और देश किसके हाथों में गिरवी करा गया होता। ये मैं इसे सोच करके मैं डरता हूँ। और कांग्रेस पार्टी का आज का नेतृत्व लगभग फिर से उस प्रयोग को करने में लगा हुआ है। पहले ईवीएम पर आया, फिर आज के दिन में नरेंद्र मोदी तो पिटेगा, नरेंद्र मोदी चोर है। ये पूरी सिस्टम को इलेजिटिमाइट करने का ही एक चीज़ है कि ये चुनी हुई सरकार गलत है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी बाहर जा कहते हैं आप भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन क्यों नहीं करते हैं। बहुत अच्छा हुआ नेपाल में 2007 में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन करने वालों में गांधी परिवार की भी बड़ी भूमिका थी, उस समय के प्रधानमंत्री की भी भूमिका थी, क्योंकि वो वामपंथियों के साथ भारत में सत्ता में थे। और वहाँ जो चुन करके आई सरकार वो सेकुलर डेमोक्रेसी है, क्योंकि उसमें चर्च भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, क्रिश्चियन कंट्रीज उसमें शामिल थे, वामपंथी उसमें शामिल थे। नतीजा क्या निकला है कि वहाँ पहले 500 के आसपास, पहले तो 22 ही हुआ करते थे, 2007 में आप देखेंगे कैसे अनऑफिशियल कहा जाता है कि 22,000 चर्च कुकर मुत्ते की तरह आ गए हैं। जो वहाँ के चर्च का अपना सर्वे है उसमें 8,000 के आसपास चर्च आ गए हैं, वो भी कुकर मुत्ते ही हम कहेंगे कि वो फैल गए हैं। मदरसे 6,000 के आसपास खड़े हो गए हैं, और जो भारत के बॉर्डर के एलोंग खड़े हो गए हैं। वहाँ पर 1 मिलियन, ये तो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके, ऐसे कहा जाता है कि कोई 22-23 लाख हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं 2,97,00,000 की आबादी में। तो जो शुरू में बात कही जा रही थी कि अमेरिका और चाइना का ये प्लेग्राउंड है, उसको जो हंसी भी उड़ा रहे हैं वो थोड़ा इसकी गंभीरता को ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वहाँ पर आंदोलन 3 तरह के चल रहे थे। एक को मैं जानता हूँ, वो एक आंदोलन वो चल रहा था जो वहाँ पर नेपाल में पुनः राज्य सत्ता जो है वो आए, साथ ही साथ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती, साथ ही साथ नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, नहीं तो नेपाल की सांस्कृतिक पहचान है। उस मूवमेंट के लीडर को बंद कर दिया गया, 1 महीना पहले वो आदमी जेल से निकला है। और दूसरी बात, उस व्यक्ति ने कहा था कि एक केपी ओली का इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेशों के अंदर है, दुबई के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है। वो तस्कर व्यापारियों के साथ मिला हुआ है जो इलीगल काउंटरफिट गुड्स जो होते हैं वो इंडिया के अंदर भी सप्लाई करते हैं और बाहर भी करते हैं। उसके अभियान को क्रश कर दिया गया। 1-1 लाख की सभाएं होती थी, 60-60 हजार की सभाएं होती थी, उसको जेलों में बंद कर दिया गया, उसके लोगों को मार पीट करके बंद कर दिया, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए।